हेलो गाइस, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। और मेरा नाम है निकिता। हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है, सो अब तक तो तुम लोग पहचान चुके होगे और जान चुके होगे कि क्लास 11th का इंग्लिश का जो पूरी जर्नी है वो हम लोग साथ में तय करने वाले हैं। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? बिकॉज आई एम एंड आई एम वेरी ग्लैड। आज हमारी पहली क्लास है, पहला लेक्चर है। सो बहुत सारा फन करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आज हम सीखेंगे साथ में। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन मैंने अपना दे दिया है। बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर नए जुड़ रहे होंगे तो सोचेंगे यार ये कौन है, ये कौन सी मैम है जो हमें पढ़ाने के लिए आई हैं। सो यहाँ पे मेरा नाम निकिता है। मैम बोलो, दीदी बोलो, एक दोस्त समझो। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देना। रिश्ता हमारे बीच का आप जो चाहो वो रख सकते हो, अपना एक दोस्त समझ करके पढ़ सकते हो। दोस्ती का रिश्ता वैसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, आई बिलीव, है ना, कि ऐसे मैम और दीदी वगैरह सब ठीक है, दोस्त का रिश्ता ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, सो आप लोग की आज की जो क्लास है वो मेरे साथ पहली क्लास है। मुझे जरूर अपने दोस्त को जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। एंड एक दोस्त होने के नाते मैं पूरा ध्यान रखूंगी आप लोगों का कि तुम कहीं पर भी बीच में बोर ना हो जाओ, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करें आज की क्लास को। ओके फाइन, तो आज की क्लास को शुरू कर देते हैं हम लोग। और जैसे कि तुम लोग जानते हो यार कि हम लोगों को 11th स्टैंडर्ड में दे रखी है दो बुक्स पढ़ने के लिए, है ना। सो इंग्लिश की जो दो हमारे पास बुक्स हैं वो कौन सी बुक्स हैं? एक तो है आपकी हॉर्नबिल, फाइन, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को इसका बता भी दिया था कि सिलेबस कौन सा आने वाला है, कौन सा नहीं आने वाला है। एंड द सेकेंड वन इज योर स्नैपशॉट्स। सो ये दो बुक्स हैं आपके पास लिटरेचर के लिए। ठीक है, सो आज का जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, मैंने सोचा कि पहला इंप्रेशन तुम्हारे ऊपर ऐसा ना चला जाए कि मैम एक बहुत बोरिंग चैप्टर लेकर के आ गई, भाई साहब इन्होंने बोर कर दिया, चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा है। सो मैंने आज एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर जो है वो पिक किया है आप लोगों के लिए, एंड वो है पोएम। कितना अच्छा लग रहा है ना, स्पेशली बनाया था कि तुम लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। वैसे पोएम भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ही इज अ राइटर ऑफ अ पोएम, पोएट है ये हमारे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, छोटी सी पोएम है। देखा जाए तो 12 लाइंस की पोएम है, उसके अंदर पूरा जो बात की जा रही है, क्या क्या इसमें हुआ है, वो सारा आज की क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, सो ये वन शॉट होने वाला है, इस पूरी एक क्लास के अंदर पूरा चैप्टर में आपका खत्म करवा दूंगी। फाइन, सो आज की क्लास में हम लोगों को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा देख लेते हैं एक बारी, है ना। बट ये इतना क्यूट है कि मेरा मन नहीं कर रहा है इसे पलटने का, बट जाना पड़ेगा, कोई नहीं। ठीक है, सो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सो टुडेज डिस्कशन, है ना, 11th किस पर होने वाला है? पूरा चैप्टर हो रहा है, यानी कि मैंने पूरा ध्यान रखा है कि आप लोगों का एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आता है, किधर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो हर एक एंगल का, हर एक चीज का ध्यान रखते हुए आज के लेक्चर में मैं सारी चीजें कवर करवा दूंगी। सो पहली चीज जो होने वाली है ये वाला, हाँ ठीक है, अबाउट द पोएट। जाहिर सी बात है, देखो हालांकि मैंने माना कि सीबीएसई पूछता है हमसे कि पोएट का नाम तो बता दो, तुमने पोएम पूरी रट ली है और क्वेश्चन आंसर्स पता है, क्या तुम लोगों को पोएट का नाम पता है? उस बेसिस से देखा जाए तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको पोएट का नाम पता हो। बट मैं कह रही हूँ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, सो जब हम कोई चीज पढ़ने जा रहे हैं, हम कोई चीज देखने जा रहे हैं, मूवी देख लो यार, हम लोग उसके बारे में थोड़ा तो आइडिया रखते हैं ना कि किसने बनाई है मूवी, इसमें कौन कौन एक्टर है। सो वही है बेसिक आइडिया कि पूरा चैप्टर जब तुम पढ़ने वाले हो, ये पूरा का पूरी पोएम किसके दिमाग से निकली, किसने इतना ज्यादा सोच लिया भाई, है ना, कि हमें आज पढ़ना पड़ रहा है, उसके बारे में जरूर जानना चाहिए। ठीक है, सो हम लोग एक बारी पोएट के बारे में जानेंगे। देन हम लोग एक छोटा सा, मैं आपको क्या कहते हैं, समरी दे दूंगी या छोटा सा एक आइडिया दे दूंगी, एक ट्रेलर देखने को मिल जाएगा तुमको कि जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं वो किस बारे में है। ठीक है, सो अबाउट द पोएम सेकंड है आपका, और उसके बाद फिर मैं डिटेल में आपको पूरी की पूरी पोएम समझा दूंगी, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे। एंड फिर पोएटिक डिवाइसेस भी कर लेंगे। ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस, पोएट्री डिवाइसेस, जो भी आप इसे बोलना चाहो, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दूंगी। तो यहां से ना ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक, ए से लेकर जेड तक, 1 to 100 सारी चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड खत्म हो जाएंगी। ठीक है भाई, फाइन, तो शुरू करें फिर हम लोग, और शुरू करेंगे किसके साथ? हमारे पोएट के बारे में जानने के साथ। सो हमारे जो पोएट हैं तुमको दिख रहे होंगे, इनकी पिक्चर है ना पीछे। यार दिस पर्सन इज वेरी फेमस, अगर लिटरेचर की बात की जाए बहुत ही फेमस इंसान है ये, और इन्होंने अपनी लाइफ में ना मतलब बहुत महान काम करे हैं। अब वो कौन से काम करे मैं बता देती हूँ, है ना। तो पहले एक बारी इनके बारे में जान लेते हैं। वॉल्ट विटमैन इनका नाम है, लेकिन
इनका असली नाम क्या है? वॉल्टर विटमैन। वो होता है ना घर में एक छोटा सा चिंटू होता है ना, उसका बाहर का नाम कुछ और होता है लेकिन हम उसे प्यार से चिंटू बोलते हैं, तो सारे गांव वाले उसको चिंटू बोलने लग जाते हैं, फिर वो चिंटू नाम से फेमस हो जाता है। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ था कि इनका नाम है वॉल्टर विटमैन, लेकिन प्यार से सब इनको वॉल्ट 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 बोलने लगे और इनका नाम ऐसे ही फेमस हो गया, वॉल्ट विटमैन। सो इनका नाम लेकिन वॉल्टर विटमैन था। आप किसी भी नाम से लिख लो, सामने वाला सीबीएसई समझ जाएगा कि हाँ ठीक है, बच्चे को नॉलेज है। ठीक है, सो वॉल्ट विटमैन May 31, 1819, March 26, 1892, ये इनका बर्थ से डेथ तक का पूरा सफर है। ठीक है, ओके। सो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड अ जर्नलिस्ट। अब ये कौन थे? ये एक अमेरिकन पोएट थे। हाँ जी, मैं दोबारा से एम्फेसाइज कर दूं इस चीज को कि एक अमेरिकन पोएट थे। पता है जब पहले का ये, अच्छा यहाँ पे एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी कि उस जमाने में ना बहुत ज्यादा ना ऐसे कह सकते हो कि दबदबा जो था ना वो इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड से आती है बेसिकली। ठीक है, सो वहां के लोगों का और वहां के पोएट्स का और वहां के राइटर्स का बहुत ज्यादा था। बट ये जो थे ना, ये ऐसे टाइम में से ऊपर बाहर निकले कि क्या हुआ कि जहां पे सब लोग जो है सब लोग बात कर रहे थे इंग्लैंड के लोगों की, है ना, हमारे इंग्लिश पोएट्स की और इंग्लिश राइटर्स की, और उसी टाइम पर एक ऐसा चमचमाता सितारा अमेरिका का उभर के आया। और वो कौन थे? वो थे हमारे वॉल्टर विटमैन, प्यार से वॉल्ट विटमैन। वो एक अमेरिकन पोएट थे। ठीक है, एसेइस्ट थे, यानी कि एसेज लिखते थे, जर्नलिस्ट थे। और उनका जन्म कब हुआ था? May 31, 1819, और उनकी डेथ कब हुई थी? 26 March 1892। सो ये इनका क्या था? ये इनका कुछ लाइफ स्पैन था इतना। और उसके बाद अगर हम देखें तो इस अगर पोएम की बात की जाए, द वॉइस ऑफ रेन वॉज पब्लिश्ड इन आउटिंग अ पीरियोडिकल इन 1885। भाई बहुत पुरानी है ये, सच में बहुत पुरानी। मतलब तुम मैं तो छोड़ो, पता नहीं कोई नहीं था हमारे आसपास आज जो जिंदा उनमें से कोई भी नहीं था। दादा के परदादा के दादा पता नहीं कौन ही रह रहे होंगे उस टाइम पे। सो उस टाइम की है ये पोएम, उस टाइम पे लिखी गई थी 1885 में। सो बहुत सालों पहले की बात है ये, तब लिखी गई थी। बट ये बहुत ही ज्यादा फेमस इनकी पोएम थी जो आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, It was later included in Whitman's best known work, Leaves of Grass। अच्छा, मैं यहां पर अब तुम लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि यार देखो, आर्टिस्ट की लाइफ में पता है एक ना सीन होता है, और उस सीन के बारे में हम जरा बात कर लेते हैं। सीन ऐसा होता है कि एक आर्टिस्ट, तुम यहां से नहीं समझ पाओगे, मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ तुम लोगों को। अरिजीत सिंह का एग्जाम्पल दे देते हैं। सभी जानते होंगे अरिजीत सिंह को। देखो, अरिजीत सिंह ना अपनी लाइफ में बहुत सारे गाने गा करके चले जाएंगे, है ना, कि उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, क्योंकि तुम ही हो, बस तुम ही हो, छन्ना मेरे, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारे गाने गाए। लेकिन क्या होता है, आर्टिस्ट की लाइफ में एक ऐसा गाना होता है जिसके नाम से वो हमेशा जाना जाता है कि भाई अरिजीत सिंह, अच्छा वही जिसने तुम ही हो गाया था, हाँ वही वही वही। तो यानी कि ना आप अपनी लाइफ में बहुत सारे काम करोगे, लेकिन एक ऐसा काम हमेशा होता है जिसकी वजह से तुम हमेशा जाने जाते हो, यानी कि लाइफ का बेस्ट वर्क। सो यहां पर ऐसा ही कुछ हमारे इन साहब के साथ हुआ था, मिस्टर वॉल्टर विटमैन, पोएट साहब। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी पोएम लिखी, लेकिन उनमें से एक जो थी वो सबसे ग्रैंड वाली होती है ना एकदम, हाँ तुम ही हो, इनकी लाइफ का तुम ही हो यही था। ठीक है, सो लीव्स ऑफ ग्रासेस इनकी लाइफ में क्या बन के आई? इनके लाइफ में एक ऐसी चीज थी जो इनका लाइफ का बेस्ट वर्क माना जाता है। और ये जो हमारी पोएम जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, द वॉइस ऑफ द रेन, वो कहां, वो भी फाइनली उठा करके इसी में ऐड कर दिया था कि भाई आपकी लाइफ में ना ऐसे हम महान गानों के लिस्ट, जैसे अरिजीत की आप सोचो, अरिजीत सिंह की ना आज से कुछ 10-50 साल बाद हम लिस्ट बनाने लग जाएं कि टॉप 10 बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ अरिजीत सिंह, और उनको हमने एक लाइन में लगा दिया और हमने कहा कि ये हमारे अरिजीत सिंह के टॉप 10 बेस्ट सॉन्ग है, और हमने उसको कोई नाम दे दिया, है ना। सो यही हुआ कि वॉल्टर विटमैन की टॉप बेस्ट जो पोएम्स थी, है ना, उनको हम लोगों ने एक तरफ इकट्ठा कर दिया। और ये वाली जो पोएम आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये भी बहुत ही अच्छी थी, सो इसको भी हमने इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया था। सो ऐसी कुछ इनकी लाइफ रही थी। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा पता होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए यार, है ना। एग्जाम में आएगा और हमें कुछ भी नहीं पता है, इससे बेहतर है कुछ तो पता है। और ज्यादा नहीं पूछेंगे, वो ना तुम्हारे, देखो साइकोलॉजी कैसे काम करती है, वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि बच्चे को कितना पता है, मतलब इसको इस टॉपिक के बारे में सारी चीजें पता है कि इसने केवल रट्टाबाजी करी है और इसने सिर्फ उतना ही पढ़ा है जितना दे रखा है। सो यहां से हमें उनकी साइकोलॉजी समझनी है। आप ज्यादा मत पढ़ के जाओ, बस थोड़ा बहुत बेसिक उनका आइडिया रखो कि किसने लिखी है, क्या इनका नाम था, इतना काफी है। ठीक है, उतना भी बहुत है। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे सेकेंड पार्ट पे, जो कि है क्या, जो कि है अबाउट द पोएम। अब इतनी बड़ी हम लोग पोएम पढ़ने वाले हैं,
वैसे इतनी बड़ी नहीं है, 12 लाइन्स की है, बट स्टिल यार इतनी बड़ी पोएम हम लोग पढ़ने वाले हैं तो पता तो चलना चाहिए। अब मूवी देखने जाने से पहले ट्रेलर तो देख करके जाते हैं ना, कि पता नहीं आगे मूवी इंटरेस्टिंग होगी कि नहीं होगी, देखने जाएं कि नहीं जाएं, क्या होने वाला है, कुछ तो आइडिया होना चाहिए। सो वही आइडिया, वही ट्रेलर है ये तुम्हारे लिए। अब ये जो मूवी नहीं है, सॉरी, ये जो पोएम है वो क्या है? थ्रू द शॉर्ट 12 लाइन्स ऑफ द पोएम, छोटी छोटी 12 लाइन्स के जरिए या थ्रू हमारे पोएट यानी कि वॉल्टर विटमैन क्या कहना चाह रहे हैं? एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ नेचर एंड राइटिंग। वो कौन सी थीम के बारे में बात कर रहे हैं? यहां पर हमें नेचर के बारे में भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा और हमें राइटिंग के बारे में भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो इस पोएम की जो 12 लाइनें हैं ना, वो किस थीम पर बेस्ड है? नेचर एंड राइटिंग। सो ये है हमारी पोएम की थीम। कूल है? आगे समझ में सभी को क्लियर? अब मुझे तुम लोग साथ में प्लीज इस क्लास को थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाएंगे, बातें छाते चलती रहें, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में तुम लोग मुझे, लाइव चैट में तो तुम लोग बातें करते रहते हो, कमेंट सेक्शन में भी बताते रहना कि चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कि अगर कोई चीज लगे कि मैम यहां पर इस चीज को प्लीज ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए या फिर अगले लेक्चर में आप प्लीज हमारे लिए ये भी कर दीजिएगा, बेझिझक बोलो यार, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। क्योंकि फाइनली आई एम प्रिपेयरिंग वॉरियर्स, भाई मैं वॉरियर्स प्रिपेयर हो रहे हैं यहाँ पर इस मोमेंट में, ठीक है? और तुम वॉरियर्स हो और तुम लोगों को जाकर के फाइनल जंग लड़के आनी है, तो तुम जैसा चाहते हो तुम्हें वैसा प्रिपेयर किया जाएगा, क्योंकि फाइनल जंग तो तुम्हें लड़नी है, तुम्हें ही वहां पर खड़ा होना है ना? क्वेश्चन पेपर का सामना तो तुम ही करने वाले हो। तो जो भी अगर आपको लगता है कि मैम हाँ फीडबैक में ऐसा कर दीजिएगा, ये जरूर ध्यान रखना, या फिर क्लास मैम आज नहीं अच्छी लगी, कभी कभार होता है यार, है ना, सच बहुत कड़वा होता है, कभी कभार नहीं अच्छी लगती है, सो वो भी जरूर मुझे बता देना। और अगर अच्छी लगे तो फिर तो ढेर सारा प्यार दिखाना ही दिखाना है। चलो ठीक है, सो अबाउट द पोएट कर लिया, अबाउट द पोएम कर लिया। अब जरा देख लेते हैं कि असलियत में पोएम क्या है, हमारी पूरी मूवी क्या है, किस बारे में बात हो रही है। सो पोएम इज वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम, ठीक है? अब शुरू कर लेते हैं। सो ये हमारी पोएम है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एंड ओके, इसे कर देते हैं, ओके स्टॉप। सो यहां पर अब देख लो, अब लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे कि यहां पर पोएम में बात क्या हो रही है। सो एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। देखो, एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शाह। एक बार पूरा पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगी। सो एक बार मेरे साथ रीड कर लीजिए, अगर आपके सामने बुक्स ओपन है तो रीड कर लो एक बार, ठीक है? चलो, हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शाह, which, strange to tell, gave me an answer. As here translated, I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea. Upward to heaven, whence, vaguely formed altogether, changed and yet the same. I descend to leave the draughts, atomies, dust layers of the globe. And all that in them without me was seeds, only latent unborn. अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? देखो, मैं सबसे पहले बता दूं कि इंग्लिश जो है ना, वो हमेशा से ऐसी इतनी इजी नहीं थी। हाँ जी, इजी। यहाँ पे बहुत से बच्चे जो है, मेरा दिल दुख जाता है जब तुम लोग ये कह देते हो ना कि मैम इंग्लिश इज सो डिफिकल्ट। इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। बच्चे समझ नहीं आती, कई बार समझ में आ गया कि हम चीजों को समझ नहीं पाते, तो चीजों को समझ नहीं पाते इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज ही डिफिकल्ट हो गई, चीज में ही खराबी है, हमें नहीं समझ में आ रही, चीज में ही खराबी, कई बार हम उतना ध्यान नहीं दे पाते। अच्छा, सो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट नहीं है और हमेशा से इतनी ईजी इंग्लिश नहीं थी। आज के जमाने में जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, इट इज वेरी ईजी कंपैरेटिवली कि हम लोग जो पहले के जमाने में इंग्लिश बोलते थे। हाँ, ये वर्ड दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पर, आर्ट दाऊ, ये क्या है? ये पुरानी है ना, पुरानी इंग्लिश है हमारी, पुराने टाइम की। 1885 समथिंग में लिखी गई थी ये शायद पोएम, अभी हमने पढ़ा था। सो 18th सेंचुरी में ये पोएम लिखी गई थी और वहां पर ऐसे ही, उस टाइम पे ऐसे ही वर्ड्स यूज होते थे। अगर आप में से किसी ने शेक्सपियर के बारे में पढ़ा हो तो वो नहीं आएगी समझ में, क्योंकि उस टाइम की इंग्लिश जो थी वो बहुत डिफरेंट थी आज की इंग्लिश से। आज की इंग्लिश तो बहुत ईजी हो चुकी है। सो इनको मैं अब आपको ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली लाइन में ना हमारे पोएट बात कर रहे हैं, ठीक है? जो पहली ये लाइनें दी गई हैं, ये यहां तक हमारे पोएट बात कर रहे हैं, ठीक है? आई होप आप लोगों को ये व्हाइट कलर का पेन यहाँ दिख रहा होगा। इसे कलाकारी के चक्कर में और तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे ऐसे एनिमेशंस लगा दी, बट आई होप तुम्हें नजर आ रही होंगी मेरी जितनी यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं। सो देखो, पोएट ने इतनी बातें बोली हैं एंड व्हाट इज ही एक्चुअली सेइंग? ही इज एक्चुअली सेइंग कि एंड हु आर यू? आर्ट मतलब कि आर, ARE वाला आर, एंड दाउ मीन्स, यहां पे मैं लिख देती हूं, आर्ट मीन्स आर,
दाऊ मीन्स यू। अब वो बोल रहे कि कौन हो तुम, कौन हो भाई, कौन हो तुम। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। यहां पर आई कौन है, यहां पर आई है हमारे पोएट यानी कि हमारे वॉल्टर विटमैन। तो वो बोल रहे कि मैंने सवाल किया, और मैंने किससे सवाल किया, मैंने सवाल किया उस सॉफ्ट फॉलिंग यानी कि बहुत ही हल्की हल्की सी जो बारिश हो रही थी ना, उस बारिश से मैंने सवाल किया कि कौन हो तुम, क्या काम है भाई तुम्हारा, तुम हो कौन। ठीक है, सो वो बोल रहे कि विच, स्ट्रेंज टू टेल, मैंने सवाल किया उस बारिश से, उस हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम बारिश से मैंने सवाल किया कि भाई कौन हो तुम। तो बड़ा अजीब है बताने में, लेकिन उसने एक जवाब दिया, और जो जवाब दिया वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। सो यहां तक की जो बातें हैं वो सिर्फ हमारे पोएट साहब कर रहे हैं। एंड वो जो अंकल हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो मैंने ना एक दिन बारिश हो रही थी, आई वॉज सिटिंग, ऐसे बहुत ही खाली बैठा था मैं, सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग, डीप थॉट्स में था, तो बारिश हो रही थी तो मैंने बारिश से पूछा कि तुम कौन। अब अजीब है बोलना कि बारिश ने जवाब भी दे दिया। हाँ जी, बारिश ने जवाब दिया, और जो जवाब दिया बारिश ने वो नीचे हमें बताया गया है। सब यहां से जो बातें हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं बारिश के द्वारा। ठीक है, यहां पे बारिश बात कर रही है। सो उसने क्या जवाब दिया, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। भाई देखो जाहिर सी बात है, जब तुम किसी के आइडेंटिटी पे उंगली उठाओगे ना कि तुम कौन, तो वो जवाब देगा कि मैं कौन, मुझसे पूछ रही, मैं बताती हूँ मैं कौन। सो यहीं पे हमारी रेन के ईगो पे हर्ट हो गया कि यार ये मेरे से सवाल कर रहा है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। भाई उसने सीधा बोल दिया कि ये जो तुम्हारी अर्थ है ना जिसपे तुम रह रहे हो, उसकी पोएम मैं हूं, उसकी कविता मैं हूं। मतलब आप देख रहे हो कि यहां से हमें एक चीज सीखने को मिल रही है कि कभी भी किसी के आइडेंटिटी पे उंगली नहीं उठानी है। ठीक है, कभी भी नहीं बोलना है कि तुम कौन हो, है ना, तुम अपने आप को क्या बड़ा समझते हो। तो यहां पे हमारे पोएट ने क्या बोला, यहां पे हमारे पोएट ने बड़ी फ्रीली ऐसे उंगली कर दी कि कौन हो भाई तुम। ठीक है, हु आर यू, रेन से पूछा, रेन को बुरा लगा, सो शी आंसर्ड कि मैं कौन हूं, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। जिस धरती पे तुम रह रहे हो ना और तुम पोएम लिखते हो, मैं उस धरती की ही पोएम हूं। ठीक है, किसने आंसर किया, रेन ने आंसर किया। ओके, सो इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड। उसने बोला कि इटर्नल यानी कि फॉरएवर लास्टिंग, जो हमेशा चलता रहे, उसको हम बोलते हैं इटर्नल। एंड इम्पैल्पेबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी टच्ड, ऐसी चीज जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, सो आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन, टेंशन मत लेना, मैं इसे लिख नहीं रही हूं यार, इतनी ज्यादा एनिमेशन के चक्कर में ना तुम लोगों के लिए प्रिटी चीजें बनाने के चक्कर में स्पेस नहीं थी। सो बट डोंट वरी, मैंने एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, एट द एंड ऑफ द स्लाइड्स, मैंने आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली वोकैबुलरी की स्लाइड बनाई है जहां पर आपको सारे डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग मिल जाएंगे। ठीक है, सो अभी मैं आपको बता देती हूं वर्बली। सो यहां पर वो क्या बोल रही है कि भाई मैं कौन हूं, आपने मेरे से पूछा मैं कौन हूं, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। मैं क्या हूं, मैं इस अर्थ की पोएम हूं। ठीक है, मैं इस अर्थ का गाना हूं, ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, इसकी कविता मैं हूं। ठीक है, और मैं इटर्नल यानी कि जो मेरा प्रोसेस है वो हमेशा चलने वाला प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं है, फॉरएवर, है ना, फॉरएवर लास्टिंग प्रोसेस है ये। कि मैं क्या करती हूं कि मैं उठती हूं, आई राइज इम्पैल्पेबल, और जब मैं राइज करती हूं तब मुझे कोई छू नहीं सकता, इट कैन नॉट बी टच्ड, है ना। और उसके बाद वो बोल रही हैं कि आउट ऑफ द लैंड, लैंड में से उठती हूं, बॉटमलेस सी यानी कि ऐसा समुद्र जिसका कोई बॉटम ही नहीं है, यानी कि वो चलता चला जा रहा है, बस इतना इतना ज्यादा डीप है, इतना ज्यादा डीप है कि उसका कोई सतह ही नहीं है, उसका कोई बॉटम ही नहीं है, सो इट इज बॉटमलेस। ठीक है, अब यहां पर अगर तुम समझ पा रहे होगे ना, तो पता है यहाँ पे वो क्या समझाने की कोशिश कर रही है रेन, दिल की बात सुनो उसकी, वो क्या कहने की कोशिश कर रही है, कह रही तुम मेरे से सवाल कर रहे हो कि मैं कौन हूं, मैं जिस पृथ्वी पे तुम रह रहे हो उसका गाना, उसका गीत, उसकी कविता तो मैं हूं, मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हूं। सो शी एक्चुअली इज ट्राइंग टू कन्वे अपनी इंपॉर्टेंस, वो अपनी इंपॉर्टेंस बताना चाह रही है कि भाई हमारे पोएट साहब ने पूछ लिया कि तुम कौन हो। सो वो क्या कन्वे कर रही है, वो बता रही है कि मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हूं, ये पूरी अर्थ की जो पोएम है वो मैं हूं। और वो अपना फिर अपना लाइफ साइकिल बता रही है, वो अपना जन्म से लेकर के कि वो कब पैदा होती हैं, कहां से पैदा होती हैं और उनकी पूरी लाइफ क्या होती है। सो वो अपनी लाइफ साइकिल बता रही है कि उनका लाइफ पैदा होने से लेकर के क्या क्या होता है, एंड कहां पर जाकर के वो एंड हो जाता है। अपना अपने पूरी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने पूरे व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सो वो स्टार्ट करती हैं कि कहां से, मेरा जन्म कहां से होता है, कि मैं या तो लैंड पे से, अब लैंड पे से कैसे, लेक्स हैं भाई, है ना, लेक्स हैं और कितनी सारी पॉन्ड्स हैं। सो वहां से क्या होता है, पानी भरा रहता है, रेन साइकिल पढ़ा होगा बचपन में, ईवीएस बायोलॉजी इन सब चीजों में पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्या होता है कि सी में से, रिवर्स में से, पॉन्ड्स में से, लेक्स में से क्या होता है, जो वाटर बॉडीज होती हैं वहां से पानी एकदम ऐसे राइज करता है, और क्या वो हमें नजर आता है,
कोई बच्चा बैठा है क्लास में जो बोलना चाहेगा यस मैम आई हैव सीन इट, मैंने देखा है इवेपोरेशन के प्रोसेस को। नहीं दिखता वो, है ना, हमें पता भी नहीं चलता। गर्मी में जस्ट इमेजिन जून का महीना है और अगर हमारे घर में, है ना, बाहर वरांडे में अगर पानी गिर जाए तो तुम 5 मिनट में देखते देखते पानी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है, दिखता भी नहीं है। ठीक है, सो यहां पर वो यही बोल रही है कि तुम मुझे देख भी नहीं सकते। मैं हमेशा क्या होता है, मैं राइज होती हूँ, है ना, मैं उठ करके आसमान में चली जाती हूँ और वो प्रोसेस किसी को दिखता भी नहीं और वो कोई टच भी नहीं कर सकता। ठीक है, देखो अपवर्ड टू हेवन, और कहां जाकर के मिल जाती है? स्काई में। बट देखो यार वो क्या बोलना चाह रही है, वो अपनी इंपॉर्टेंस बता रही है। सो वो स्काई नहीं बोल रही हूँ, कह रही है स्वर्ग। कहां जाती हूं मैं? स्वर्ग में। so बेसिकली वो स्काई है, ठीक है, आसमान की बात हो रही है, बट शी इज कैसे एक्सप्लेनिंग इट? शी इज एक्सप्लेनिंग इट एज हेवन, कि यहां पर क्या होता है कि हाँ, माना तुमने मेरे से पूछा कि मैं कौन हूं, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, और मेरा जन्म कहां से होता है कि मैं लैंड पे से या वाटर बॉडीज में से, या फिर आपका वो सी, ऐसा समुद्र जिसका कोई बॉटम ही नहीं है, वहां से मैं उठती हूं। ना तो मुझे कोई देख सकता है, ना तो इस प्रोसेस में मुझे कोई छू सकता है, और मैं उठ करके हेवन में चले जाती हूँ, यानी कि मैं स्काई में चले जाती हूँ। ठीक है, जहां पर वेंस मीन्स वेयर, वेंस का मतलब क्या होता है? वेयर वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, जहां पर मैं वेगली यानी कि नॉट क्लियर, मतलब क्लियर रूप से नहीं, बट मैं क्या हो जाती हूं, मैं एक नया रूप ले लेती हूं, पर फिर भी मैं सेम रहती हूं। अब यहां पर हमारी रेन साइकिल की बात हो रही है। हमने पढ़ा है साइंस में रेन साइकिल कि क्या होता है, वाटर बॉडीज में से पानी इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है, क्लाउड्स का फॉर्म ले लेता है, फिर क्लाउड्स में से क्या होता है, बारिश होती है, तो वो वापस से कहां आ जाती है? जमीन पर। सो वो अपने इसी बर्थ प्रोसेस को, इसी लाइफ साइकिल को बता रही है कि भाई मैं कहां से उठी, मैं जमीन से उठी, मैं जो समुद्र है वहां से उठी, देन मैं आसमान में गई, हेवन में गई, हेवन में जाकर के मेरा रूप बदल गया, है ना, वेगली फॉर्म्ड। अब बादल कैसे होते हैं? नॉट क्लियर, क्लियर नहीं होते ना, ऐसे धुंधला धुंधला सा। सो वो कह रहे हैं कि मेरा फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन अंदर से मैं क्या हूं? मैं तो वही पानी हूं, मैं वैसे नहीं बदली हूं, मेरा फॉर्म बदल चुका है, बट अंदर से तो मैं वही हूं, है ना, येट द सेम। फिर वो बोल रही है कि उसके बाद क्या होता है? फिर मैं नीचे बरस जाती हूं। बादल क्या करते हैं? पानी हमारी पृथ्वी पे से ही, अर्थ पे से ही राइज करता है, इवेपोरेट होता है, बादल बन जाते हैं, एंड अल्टीमेटली बादल क्या करते हैं? उसी पानी को बरसा देते हैं। सो वो बोल रही कि और अल्टीमेटली मैं क्या करती हूं? आई डिसेंड, मैं बरसती हूं, टू लीव द ड्रॉट्स। लीव मीन्स राहत पहुंचाना, है ना, ड्रॉट मीन्स सूखा, कि मैं फिर अल्टीमेटली बरस जाती हूं। देख रहे हो आप, वजन देख रहे हो हमारी बारिश की बातों में, मतलब कि ऐसे देखा जाए, इसलिए मुझे ना ये पोएम बहुत ही अच्छी लगती है। देखा जाए तो वो जो सिंपल सा प्रोसेस है ना, जो अभी भी हो रहा है, कैन यू गाइज एक्चुअली, मतलब सोच पा रहे हो आप कि हम जिस वक्त अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये जो प्रोसेस है, ये इवेपोरेशन वाला प्रोसेस, ये होता रहता है हमेशा, डे एंड नाइट हमेशा होता रहता है, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है। सो यही पे वो कह रही है कि ये जो प्रोसेस है, जो हमारे आसपास होता रहता है, इसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, बट अगर देखा जाए तो ये भी किसी की लाइफ प्रोसेस है ना। हम लोग तो अपने बारे में सोचते हैं कि हाँ हम पैदा हुए, देन हमने अपनी लाइफ में इतने इतने अचीवमेंट्स किए, बट यहाँ पर एक रेन आपको बता रही है कि भाई देखो, मैं भी, मेरा भी बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं भी पैदा होती हूँ, है ना, और फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं भी ऐसे उठती हूँ, ऊपर बादल बनते हैं, और जब मैं बरसती हूँ तो मैं फिर वहां पर भी वो अपनी इंपॉर्टेंस बता रही है कि जब मैं बरसती हूँ तो मैं लोगों को सूखे से छुटकारा दे देती हूँ, कि भाई लोग तरस रहे हैं कि बारिश आ जाए, बरसों मेघा, और पता नहीं क्या लोग गाने गा रहे हैं, लोग तरस रहे हैं, फसल बेकार हो रही है ना, क्रॉप सारे बेकार हो रहे, जस्ट बिकॉज क्योंकि बारिश नहीं हो रही हो। तो वो कह रही है कि वो जो सूखा पड़ जाता है ना, लोगों को सूखे से राहत देने के लिए, वो सूखा पड़ा हुआ है, ड्रॉट्स हैं हर जगह, उससे राहत देने के लिए मैं नीचे बरसती हूं, मैं आ जाती हूं, और मैं क्या करती हूं, वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन सब को पूरे ग्लोब पे से साफ कर देती हूँ। सो अपनी इंपॉर्टेंस बता रही है यहाँ पर कि तुम जो प्रोसेस, जो तुम सोचते हो, जिसपे तुम ध्यान ही नहीं देते, जो अभी भी हो रहा है, जिस वक्त हम पढ़ रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोगों ने इग्नोर कर रखा है कि हो रहा है, ठीक है, बारिश हो गई, बट वो प्रोसेस को इतना ब्यूटीफुली यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि भाई अल्टीमेटली जब बारिश गिरती है, सो इट एक्चुअली क्या होता है ना, कि हम लोग आए दिन न्यूज में सुन रहे होते कि भाई बारिश नहीं हुई, फसल खराब हो गई, बट जब बारिश हो जाती है तो क्या होता है, तो लोगों को राहत मिलती है ना, रिलीफ, एकदम ऐसे लोग खुश हो जाते कि हाँ फाइनली बारिश हो गई, इस बार की फसल अच्छी होगी, जो जितनी गंदी चीजें होती हैं वो धुल जाती हैं, डस्ट पार्टिकल्स, है ना, वो सब साफ हो जाता है। तो कह रही मैं पूरी ना, एक तरीके से कहा जाए तो मैं पूरे अर्थ को, पूरे ग्लोब को क्या करती हूँ, मैं राहत पहुंचाती हूँ, है ना।
एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। और वो बोल रही है कि और तो और इतना ही मेरा काम नहीं है, और तो और मेरी इंपॉर्टेंस यहां पर भी है कि जितनी भी यहां चीजें हैं ना, मेरे बिना क्या होती, वो जो सीड्स हैं, वो जो बीज हैं जो जमीन के अंदर हैं, अगर मैं नहीं होती ना तो वो कभी पैदा भी नहीं हो पाती। सही बात है, बारिश आने के बाद सब कुछ कितना सुहाना लगता है। डू यू गाइस अग्री? मतलब अगर देखा जाए तो हाँ, बारिश में चीजें बहुत चिपचिप गीली हो जाती हैं, बट आपने देखा है कि ग्रीनरी कितनी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो पेड़ एकदम साफ हो जाते हैं, फ्लावर्स उग जाते हैं, सब कुछ कितना ग्रीन होता है। और जाहिर सी बात है, वो क्रॉप्स सूखा क्यों पड़ जाता है? इसलिए पड़ जाता है क्योंकि बारिश नहीं हुई और वो जो सीड्स हैं वो क्या नहीं कर पाई, वो फ्लरिश नहीं कर पाई, वो बाहर नहीं आ पाई, वो उग नहीं पाई, वो पैदा नहीं हो पाई, है ना। तो वो अपनी क्या बता रही है, अपनी इंपॉर्टेंस बता रही है कि भाई मेरे बिना कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, मेरा यहां से जन्म होता है, मैं ऊपर जाती हूँ और जब मैं नीचे आती हूँ तो लोगों के ऊपर बहुत ही बड़ा क्या हो जाता है, लोग खुश हो जाते हैं। मैं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नीचे आती हूँ ताकि लोगों का सूखा मिट जाए, गंदगी हट जाए, और वो जो सीड्स हैं जो मेरे बिना शायद पैदा भी नहीं हो पाती, वो पैदा हो जाए, है ना। सो यहां पर वो ये बात कर रही है। ठीक है, चलो इतना क्लियर है सभी को? कूल है, चलो सो आगे बढ़ जाते हैं भाई। एंड ये रिपीट हो रहा है, चलो ओके, सी दोबारा से देख लो कितना प्रिटी लग रहा है। रुक जाओ, ओके ठीक है। सो अब हम यहां देख लेते हैं कि आगे पोएम में क्या होता है। सो आगे की जो पोएम में बातें की गई हैं वो दोबारा से मैं एक बार रीड कर लेती हूं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो वो आगे बोलती है, फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, for song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns। अब यहां पर बात क्या हो रही है, वो अपनी जो पूरा, अब देखो जाहिर सी बात है, पोएट की इतनी मजाल रही कि उन्होंने बारिश से पूछा कि तुम कौन हो। सो ऑब्वियसली उसको आंसर तो करना था कि भाई मेरे ऊपर सवाल उठा कि मैं कौन हूं, ये इंसान मेरी अहमियत नहीं जानता, मुझे तो बताना पड़ेगा। सो बारिश ने तो जवाब दिया कि मैं कौन हूं, मैं तो इस पूरी की पूरी अर्थ की पोएम हूं। मतलब मेरा तो यहां से जन्म होता है, बादल बनती हूं और जब गिरती हूं तो लोगों को राहत मिलती है, लोग खुश हो जाते हैं, है ना। और वो अपनी इंपॉर्टेंस बता रही कि मेरे बिना तो फिर कोई सीड भी नहीं पैदा हो पाती। और फिर वो आगे बोल रही है कि एंड फॉरएवर, यानी कि हमेशा के लिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं क्या करती हूं, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, कि मैं जहां से, ओरिजिन क्या होता है, कोई चीज जहां से पैदा होती है, जहां से निकलती है। सो वो कह रही है कि और तो और मेरा काम क्या है, और तो और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं करती हूँ वो ये है कि मैं वापस से लाइफ देती हूँ अपने ही ओरिजिन को, यानी कि मैं जहां से आई थी मैं उसी को दोबारा क्या करती हूँ, उसी को दोबारा से जान दे देती हूँ, उसी में दोबारा जान फूंक देती हूँ। समझ गए तुम लोग कैसे? देखो अब यहां पर वो बोल रही हैं कि ये सारे काम तो मैं करती ही करती हूं जो अभी तक मैंने बताए। सबसे इंपॉर्टेंट काम यहां पर ये है कि मैं जहां से उठती हूं, कहां से पैदा होती हैं, लैंड से, वाटर बॉडी से, वो बॉटमलेस सी से, है ना। रेन तो वहीं से उठ करके इवेपोरेट होती है, पानी वहां से उठ के इवेपोरेट होता है, क्लाउड बनता है, फिर वो गिरता है जमीन पर, तो वो जमीन पे गिरता है तो कहां कलेक्ट होता है, अल्टीमेटली जाकर के उसी वाटर बॉडीज में तो कलेक्ट हो जाता है और फिर वहीं से वो निकलता है। सो वो यही कहना चाह रही है कि भाई मेरा प्रोसेस क्या है कि मैं यहां से पैदा होती हूं, ऊपर जाती हूं और अल्टीमेटली मैं क्या करती हूं, जहां आई थी उसी चीज को दोबारा से क्या कर देती हूं, उसी चीज को दोबारा से उसमें जान डाल देती हूं, यानी कि उसको दोबारा से फिल कर देती हूं, उसमें दोबारा से लाइफ आ जाती है ना। वाटर बॉडीज जो हैं वो क्या हो जाती है, उसमें मैं दोबारा से लाइफ डाल देती हूँ। सो वो इस बारे में बात कर रही हैं। अब आगे बोल रही हैं एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। सो यही वो बोल रही है कि देखो मेरे आने से ना तुम्हारी जो अर्थ है वो बहुत खुश है, ठीक है। मैं वो इंसान हूं, मतलब इंसान तो नहीं है बट एक्चुअली यहां पर एक इंसान के तरीके से ही। अब देखो बारिश तो बात नहीं कर सकती, कभी तुमने सुना है बारिश को बात करते हुए? नहीं सुना ना। बारिश तो बात नहीं कर सकती है, बट यहां पर तो उनको ऐसा ही दिखाया जा रहा है कि बारिश तो एक इंसान है, उसकी फीलिंग्स है भाई, और हमारे पोएट ने उसकी फीलिंग्स कर दिया हर्ट। ये पूछ लिया कि कौन हो तुम, सो शी इज आंसरिंग एंड शी हैव टू आंसर, शी हैज टू आंसर, सॉरी, है ना। शी के साथ कभी हैव नहीं लगता, आई एम सॉरी, शी हैज टू आंसर, ओके। सो शी इज आंसरिंग। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इसी के साथ तो वो बता रही है कि मेरा लाइफ प्रोसेस देखो, मेरी अहमियत देखो बहुत ज्यादा है। और अल्टीमेटली वो बोल रही है कि मैं जब भी आती हूं मैं हर एक चीज को प्योर और ब्यूटिफाई कर देती हूँ, यानी कि मेरे आने से हर एक चीज बहुत सुंदर हो जाती है। जाहिर सी बात है, सीरियसली अगर देखा जाए तो एवरीथिंग बिकम्स मोर ग्रीनर, और भी ज्यादा ग्रीन हो जाती हैं, हर एक चीज बहुत ज्यादा और ज्यादा सुंदर लगने लग जाती है। भाई लोगों की गंदी गंदी गाड़ियां बाहर खड़ी रहती है ना, बारिश आने से वो भी धुल जाती हैं, ठीक है। और लोगों के अगर ऐसे कई बार मैंने देखा है, लाइक सीरियसली आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बार वो जो पेड़ पौधे होते हैं उन पे भी जब क्या होती है, बारिश होती है तो वो और ग्रीन दिखते हैं क्योंकि वो साफ हो जाते हैं, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। सो सब कुछ तो सुंदर हो ही जाता है धरती पे, तो उसी के बारे में वो बोल रही है कि आई ब्यूटिफाई इट। अब ये सब कुछ सुनने के बाद,
हमारे पोएट ने जब उनसे सवाल किया रेन से कि हुआ यू, कौन हो तुम, एंड हमारी रेन ने अपना पूरा लाइफ साइकिल बताते हुए अपनी इंपॉर्टेंस बताई कि मैं कौन हूं, मैं ये हूं, और मेरे को बहुत ज्यादा क्या है, मेरा बहुत बड़ा काम है भाई, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं तुम्हारे लिए। सो जब उसने अपनी सारी अहमियत, सारी इंपॉर्टेंस बता दी, तो इसको सुनते सुनते हमारे पोएट को एक चीज समझ में आई, कह रहे कि यार ये तो एकदम मेरे गाने की तरह है ना, ये तो रेन का जो काम है, और रेन जो है वो तो एकदम कैसी है, वो तो एकदम मेरे गाने की तरह है ना, कि वो गाना, कैसा गाना, जो कि अपने कहां से निकलता है, जो कि अपने बर्थ प्लेस से निकलता है, और लोग अपने आप क्या करता है, वो फुलफिल होता है घूमते 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 घूमते, और वापस अपनी बर्थ प्लेस में ही आकर के मिल जाता है। नहीं समझ में आओगा? देखो, जैसे कि रेन क्या है, रेन जहां से निकलती है घूम फिर के वहीं पर आकर के मिल जाती है ना, रेन वाटर बॉडीज और लैंड्स में से निकलती है, एंड देन प्रोसेस के बाद वहीं आकर के मिल जाती है। सो ये सुनकर के हमारे जो पोएट साहब हैं वो बोलते हैं कि ये तो मेरे गाने की तरह है, जो जहां से निकलता है पूरी दुनिया में भटकता है, लेकिन आकर के वहीं मिल जाता है। कैसे? अब हमारे पोएट बोल रहे हैं कि जैसे कि गाना, वो गाना कहां से निकलता है, उसका जन्म कहां होता है, किसी फैक्ट्री में नहीं, किसी इंसान के दिमाग में। ये है वो फैक्ट्री जहां से वो गाने, एक कलाकार की कला है ना, वो जो एक आर्टिस्ट होता है उसकी आर्ट कहां से जन्म लेती है, उस आर्टिस्ट के अंदर से। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो जो पोएम्स लिख रहे हैं वो कहां से आ रही हैं, पोएम हमारे पोएट के अंदर से आ रही हैं, उनके दिमाग से आ रही हैं, है ना। और फिर वो पोएम जब लिख देते हैं, दुनिया में उसके बारे में बता देते हैं, वो इतनी प्यारी प्यारी पोएम जब दुनिया में बुक्स में छप जाती है, दुनिया उसको पढ़ती है ना। आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, है ना, वो कह रहे हैं कि अब वो क्या हो चुकी है, वो फुलफिल हो चुकी है। उसका एक प्रोसेस था कि वो जो क्या थी, अब जैसे रेन का प्रोसेस था कि रेन को क्या करना था, उसने जन्म लिया, देन शी वेंट अप, है ना, इवेपोरेशन के बाद बादल बनी और उसके बाद गिरी, और उसका क्या था, उसका काम था चीजों को करना, जैसे कि ड्रॉट, हमारे सूखे को साफ कर देना, मिटा देना, उसके बाद चीजों, गंदी चीजों को साफ कर देना, सब कुछ सुंदर बना देना। तो वैसे ही क्या था, वैसे ही इज सेइंग, हमारे पोएट साहब जो हैं इसमें इन ब्रैकेट वाली लाइनों में कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारा लाइफ है ना रेन का, जैसे रेन साइकिल है पूरा पूरा, वैसे ही मेरा गाना है जो जहां से निकलता है, यानी कि पोएट के अंदर से, दिल से, दिमाग से निकलता है, पोएट के अंदर से निकलता है। वो फिर दुनिया के लिए वो गाना जो है, वो पोएम जो है लिख देते हैं, वो दुनिया उसे सुनती है, उसके मजे लेती है, खुश होती है, वो दुनिया भर में सुना जाता है वो गाना। और चाहे लोगों को पसंद आए ना पसंद आए, जो भी है, लेकिन उसका जो प्यार है कहीं ना कहीं वापस आकर के किसको मिलता है, पोएट को तो ही मिलता है। अरे समझो, अरिजीत सिंह क्या है, अरिजीत सिंह ने गाना गाया तुम ही हो तुम ही हो तुम ही हो, ठीक है। फिर बहुत सारे लड़कों ने ये गाना बहुत सारी लड़कियों के लिए गाया, है ना, बहुत सारे लोगों ने सुना, किसी किसी को अच्छा नहीं भी लगा, लेकिन जिनको अच्छा लगा, ये गाना क्या हुआ, अरिजीत सिंह ने गाया, दुनिया भर में सुना गया, बहुत लोगों ने एंजॉय किया, है ना। तो रैकेट मीन्स की क्या, कि बहुत से लोगों को बेकार लगा होगा, तो बहुत से लोगों को शायद इतना बेकार नहीं भी लगा होगा। सो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, आप अरिजीत सिंह के एग्जांपल से समझ लो, ऐसे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उन्होंने जो गाना गाया, वो गाना कहां से निकला, वो अरिजीत सिंह के अंदर से निकला। तो उस गाने का जन्म कहां हुआ, अरिजीत सिंह के अंदर से। दुनिया ने उसको सुना, किसी को अच्छा लगा, किसी को नहीं लगा, बट अल्टीमेटली दुनिया ने उसको सुना, एंजॉय किया किया किया, और फिर अल्टीमेटली वो जो गाने के सुनने के बाद जो प्यार था कि वाह गाना कितना अच्छा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, और वो उनको अलग अलग तरह के लोग जो हैं मैसेजेस सेंड कर रहे हैं कि वाह अरिजीत सिंह ने इतना अच्छा गाना लिख दिया, वो अल्टीमेटली आकर के उसका प्यार किसको मिला, अरिजीत सिंह को मिला। तो वो क्या हुआ, ये वही तो प्रोसेस हुआ ना, कि ये जो है, ये जो आर्ट है, वो एक आर्टिस्ट के अंदर से निकल के गई, और अल्टीमेटली कहां आकर के मिल गई, उसका प्यार कहां आकर के मिल गया, एक आर्टिस्ट को ही आकर के मिल गया। सो ये क्या हुआ, सो वो बोल रहे हैं कि ये रेन का जो प्रोसेस है ना, कि वो जहां से पैदा होती है और जहां जाकर के मिल जाती है, ये एग्जैक्टली सेम मेरे गाने की तरह है, जो मेरे से निकलता है, दुनिया एंजॉय करती है, कुछ नहीं भी करते होंगे, बट अल्टीमेटली उसका प्यार, लव कहां आता है, लव वो जो है, वो जो प्यार है, वो मेरे को आकर ही मिल जाता है। तो हमारे जो, तुम्हारी और मेरे गानों की जर्नी तो एक जैसी हुई। सो यहाँ पर ये देख रहे हो आप, नेचर का और राइटिंग की ये थीम है जो डिस्कस कर रहे हैं हमारे, कौन है पोएट, जल्दी से बताओ। वो अभी सफेद दाढ़ी वाले हमने अंकल देखे थे, कौन है वो, इंपॉर्टेंट है भाई, वॉल्ट विटमैन, है ना, वॉल्टर विटमैन, या वेरी वेल डन। सो ये है हमारी पोएम, 12 लाइनों की, प्यारी सी छोटी सी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलो, सो अब हम आगे आ जाते हैं, और बेटा इसके पोइट्री डिवाइसेस बोल लो, पोएटिक डिवाइसेस बोल लो, लिटरेरी डिवाइसेस बोल लो, आप जो नाम से कहना चाहो उस नाम से बोल लो, लेकिन इनको पढ़ लो, ठीक है। अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। So, following are the main literary poetic devices used in the poem The Voice of the Rain by Walt Whitman. अब यहाँ पे जो कुछ मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ, वो सभी poetic devices वॉल्ट विटमैन ने इस
हमारी पोएम के अंदर यूज किए हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मैं पहले बता रही हूं, मैं समझ सकती हूं कई बार एग्जाम में नर्वस हो जाते हैं, चीजें याद नहीं आती हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ज्यादा नर्वस मत होना, कुछ याद ना आए, एक पोएटिक डिवाइस तो जरूर पक्का से लिख कर ही आना, जो है पर्सोनिफिकेशन। प्लीज इसको ना भूलें, क्योंकि ये पता है कहां है इंसान, अगर कोई टाइम निकाल करके पूरी पोएम नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है, बट बेटा नाम के अंदर ही हमें ये वाला जो है ना, ये वाला जो हमें क्या है, पर्सोनिफिकेशन, है ना गाइस, पर्सोनिफिकेशन जो पोएटिक डिवाइस है हमें नाम के अंदर देखने को मिल रहा है। अब तुम पूछोगे मैम कैसे, आप कैसे कह सकते हो मैम, या निकिता आप कैसे कह सकते हो ये वाली चीज, है ना, ऐसे कैसे मान ले हम। सो मैं आपको बता दूं कि कैसे देखने को मिल रहा है, द वॉइस ऑफ द रेन। यार रेन की आवाज होती है, सुनी है तुम लोगों ने, है ना, सुनी है, मैंने तो नहीं सुनी, और आवाज होती भी है तो बातें तो बिल्कुल नहीं करती, और जिस दिन रेन बात करेगी शायद उस दिन मैं डर जाऊंगी कि ये कौन बात कर रहा है मेरे से, बट रेन बात नहीं करती है, लेकिन हमने उसको एक ह्यूमन कैरेक्टर दे दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए हैं ह्यूमन, इंसानों के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने किसको दे दिए हैं, बारिश को दे दिए हैं। तुमने देखा है, अब गानों में हमने देखा है ना कि उसकी मुस्कुराहट कुछ ऐसी थी कि मानो जैसे कि चांद मुस्कुरा रहा हो, और पता नहीं ऐसे लिखते हैं, ये सब क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन, कि आप क्या कर रहे हो, आप नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हो। अब हवा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, बारिश क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना, क्या वो बात करती है, नहीं, क्या वो गाने गाती है, नहीं, हम बोलते ना कानों में हवा गुनगुना रही है, कौन सी हवा गुनगुना रही है, कहाँ है वो हवा, कौन सी हवा गुनगुना रही है, नहीं, है ना, नहीं होता है। पर हमने क्या किया, हमने एक नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे दिया। अब वॉइस जो है वो तो ह्यूमंस के पास होती है, हम लोग बात करते हैं, और यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर जो रेन है वो बात कर रही है कि नहीं, है ना गाइस। तो यहाँ पर क्या कर रही है, रेन तो बात कर रही है, हमने उसको हमने उसको आवाज दे दी है, आवाज तो हम ह्यूमंस के पास होती है, सो हमने उसको एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे दिया है, और उसी के साथ ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन, यानी कि यहीं से समझ लो पर्सन, हमने एक पर्सन बनाने की कोशिश कर दी इसको, है ना। What we have tried is कि हमने इसको एक पर्सन बनाने की कोशिश कर दी, हमने इसे एक पर्सन की क्या कर दी है, पर्सन की इसको कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी है। सो इसके नाम में ही लिखा हुआ है, आपको कुछ याद रहे ना रहे इसको जरूर याद रखना, क्योंकि ये सबसे बड़ा, सबसे बेसिक, पूरी की पूरी जो हमारी, मतलब आप इसे पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस उसमें मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहला जो है, जो नाम में ही नजर आ रहा है, वो है पर्सोनिफिकेशन। इसको नहीं भूलना कि हमने बारिश जो कि एक बेजान चीज है उसमें जान डाल दी है, इंसानों वाले कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए। चलो अगला आता है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, एग्जाम्पल के तरीके से समझाती हूँ। मेटाफर होते हैं जैसे हम लोग, आपने सुना है कहीं पर ऐसे गानों वानों में, पिक्चरों में हम क्या बोलते हैं, भाई हम देखो हमारा महबूब जो है वो इतना सुंदर है जैसे चांद, है ना, हमारा महबूब चांद के जैसा सुंदर है। मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग यहां पर कंपैरिजन कर रहे हो कि आपका महबूब या आपका जो भी प्यार करने वाला है, आप उसको एकदम चांद के साथ कंपेयर कर रहे हो कि भाई चांद के जैसा सुंदर है मेरा महबूब, मैं जिससे प्यार करता हूं वो तो एकदम कैसा है, चांद के जैसा सुंदर है, उसमें चांद के जैसा नूर है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो अपने महबूब का किसके साथ, चांद के साथ। तो ये क्या है, हम ना मेटाफर तब इस्तेमाल करते हैं हम जब चीजों को कंपेयर करते हैं, लेकिन यहां पर एक डिफरेंस है, आप कंपेयर तो करते हो लेकिन आप एज, लाइक ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करते हो मेटाफोर में, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि महबूब तुम्हारा होगा चांद जैसा, लेकिन आप बिना एज और बिना लाइक लगाए इसको बोलो, तब हम बोलेंगे कि आप मेटाफर का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपने एज और लाइक लगा दिया फिर वो सिमिली बन जाता है, ठीक है। सो यहां पर क्या हो गया, बहुत सारे हैं यार, आई नो बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस है, ज्यादा मत सोचो, जितना मैं बता रही हूं उतने पे ध्यान देना। मेटाफर यानी कि जब आप दो चीजों को कंपेयर करना चाह रहे हो लेकिन बिना एज, है ना, शी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, ठीक है। तो ऐसे एज वर्ड, लाइक वर्ड का बिना इस्तेमाल करे कंपैरिजन होता है, तो वो मेटाफर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। अब क्या कर रही है, अर्थ की पोएम से अपने आप को कंपेयर कर रहा है कौन, रेन। उसके बाद देखो द वॉइस ऑफ द रेन, आवाज होती है, नहीं, हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, इंसानों से। सो यहां पर ये क्या हो गया, ये मेटाफर हो गया जो इस्तेमाल हो रहा है। द थर्ड वन इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, सिंपल सा मैं बताऊं, एलिट्रेशन क्या होता है, एक लाइन में जब एक सिंगल लेटर बार बार रिपीट हो रहा हो, हाँ जी इसको याद रखिएगा, लेटर या फिर साउंड, एक ही लाइन में, एक ही पोएम की लाइन में एक ही साउंड या एक ही लेटर हमें बार बार रिपीटेशन उसकी दिख रही है तो एलिट्रेशन बोलते हैं। देखो जैसे कि सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार, इसके अंदर एस लेटर एस लेटर एस लेटर, दो से ज्यादा बारी जब रिपीट हो जाए तो उसे बोल देना ये क्या है,
ये तो एलिट्रेशन है। या फिर साउंड भी रिपीट हो जाती है तो भी एलिट्रेशन बोलते हैं, जैसे कि वेंस, वेगली, व की साउंड आ रही है ना, तो बस सिंपल, सो एलिट्रेशन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हाइपरबोल। अब इसको प्लीज आप लोग इंग्लिश के स्टूडेंट्स हो तो गलती ना कीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, आपके लिए प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश केवल लिखना आना है और बोलना आना है उससे नहीं अच्छी होती है, इंग्लिश सही तरीके से बोल पाते हैं वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो इसे बहुत लोग हाइपरबोले बोलते हैं। कौन बोले? कोई नहीं बोले, हाइपरबोल, ठीक है। बोल के बाद रुक जाओ प्लीज, ई की साउंड मत निकालना, बोली या बोले मत कर देना, इट इज हाइपरबोल, ठीक है। सो हाइपरबोल मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के बातें करना। जब हमारे पोएट जो होते हैं ना, कई बार चीजों के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बातें करने लग जाते हैं, एग्जैजरेट करने लग जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है? ये तो हाइपरबोल है, कि आप किसी चीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, बॉटमलेस सी बोलते हैं वो। ऐसा कैसा बॉटमलेस भाई? कहीं तो जाकर के खत्म होती होगी समुद्र, कि चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, बस, है ना, जिंदगी का दुखी हो चुका है, खत्म ही नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, कहीं तो खत्म होता होगा, है ना। सो ये क्या है? तो बॉटमलेस सी क्या होता है? बॉटमलेस सी जो है यहाँ पर एग्जैजरेट कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया, सो ये हाइपरबोल है। क्लियर? डन, ठीक है। तो ये भी हो गए। अब आ जाते हैं हम राइमिंग स्कीम पर। सो कंग्रेचुलेशंस, यहाँ पे कोई राइमिंग स्कीम है नहीं, तो एक चीज कम हो गई, ज्यादा चीजों पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। वॉइस ऑफ रेन पोएम के अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। मैंने बहुत राइमिंग करने की कोशिश करी थी, अभी मैं चाह रही थी कि मैं ऐसे रीड करके दिखाऊं पोएम कि थोड़ा सा लगे कि हाँ एक पोएम पढ़ रहे हैं, कोई चीज राइम करे, बट आपने देखा होगा कि राइमिंग हो नहीं पा रही थी क्योंकि इसमें राइमिंग स्कीम है ही नहीं, ठीक है। चलो, सो ये तो हमारी बेसिक चीजें हो गई। अबाउट द पोएट डन, अबाउट द पोएम डन, डिटेल एक्सप्लेनेशन डन, पोएटिक डिवाइसेस वो भी डन, एक्स्ट्रा था एक राइमिंग स्कीम, वो भी हमने कर दिया। सो अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। सो मेन बेसिकली आपके लिए मैं 4 क्वेश्चंस लेकर के आई हूं, उस पर प्लीज ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने पूरा लेक्चर ध्यान से पढ़ा है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। सो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। So the first question is कि why does the poet get surprised when he gets an answer from the rain? अच्छा, हमारी पोएम के अंदर उन्होंने लिखा था ना कि strange to tell, which strange to tell, यानी कि जब हमारे पोएट पूछते हैं कि who are you, तुम कौन हो, तो वो बोलते हैं कि जवाब आता है जो कि बहुत अजीब है बताने में। तो वो इतने ज्यादा शॉक क्यों हो जाते हैं, इतने ऐसे चौंक कैसे जाते हैं कि भाई आप जब पूछ रहे हो तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए ना कि जवाब भी आएगा, बट शायद वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि रेन जवाब दे देगी, बट जब वो सुनते हैं रेन का जवाब तो वो थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो वो यही बोल रहे। तो देखो ना, द पोएट गेट्स सरप्राइज्ड व्हेन ही गेट्स एन आंसर फ्रॉम द रेन एज इट इज इनएनिमेट एंड कैन नॉट स्पीक, क्योंकि बारिश बात नहीं कर सकती है भाई। हाँ जी, बारिश बात नहीं कर सकती है, लेकिन जब उनको सुनने में आता है कि अच्छा बारिश तो बात कर रही है, ऐसे कैसे बात कर रही है, ये कहां से आ रही है ये आवाजें, सो वो क्या हो जाते हैं, वो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं कि क्या है इनएनिमेट, मतलब कि नॉट अलाइव, है ना, नॉन लिविंग थिंग है। सो वो तो बात नहीं कर सकती, वो कैसे बात कर रही है। अब ये एकदम से सुन करके वो शॉक हो जाते हैं। इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर, टू द पोएट्स एंड रीडर्स अमेजमेंट, यानी कि पोएट भी हमारे ऐसे हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, और रीडर्स भी हो जाते हैं ऐसे कि ओ माय गॉड, द रेन गिव्स अ रिप्लाई, रेन क्या कर देती है, रिप्लाई कर देती है, जो कि इस पूरी पोएम के अंदर हमें ट्रांसलेट करके बताया गया है। ऑब्वियसली ऐसे तो हम बोल देते हैं कि भाई तुम कौन, अब चांद को हम कल को बोल पड़े कि भाई तुम कौन, और वो जवाब दे दे तो हम भी हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है ना, डर जाएंगे बेसिकली। सो यहाँ पर वही वाली बात है कि हमारे लिए भी शॉकिंग है, पोएट के लिए भी शॉकिंग है कि हाँ पोएट ने पूछा बारिश से कि तुम कौन, पर उन्हें एक्सपेक्टेड नहीं था कि बारिश जवाब दे देगी, बट शी आंसर्ड। सो उनके लिए भी वो थोड़ा सा शॉकिंग था, हमारे लिए भी था, क्योंकि बारिश एक ऐसी चीज है जो कि इट इज नॉट अ लिविंग थिंग, बट एंड इट कैन नॉट स्पीक बट इट स्पोक, सो इसलिए ठीक है, फाइन। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आंसर डज द रेन गिव बैक टू द पोएट। अब क्या आंसर रेन जो है वो पोएट को देती है जब पोएट पूछते हैं हु आर यू। अच्छा, ये अगर आपके पास ना गाइज, अगर आप लोगों को ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, तो आप प्लीज इसका शॉर्ट आंसर लिखना, बट लॉन्ग में आता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको फिर ना दिल खोल के एकदम बैठ जाना, एकदम ऐसे कि आज तो मैं इनको बताता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, निकिता ने बहुत अच्छे से सिखाया था। सो बैठ के अच्छे से लिख करके आना, क्योंकि मैं नहीं चाहती, लिटरेचर इज ऑल अबाउट कि आप जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सको किसी चीज को, है ना। सो मैं कह रही हूँ ज्यादा लिख करके आना, लेकिन कभी कम नहीं होना चाहिए। ये हमेशा लिटरेचर के लिए याद रखना। ये मेरी आप लोगों के लिए एक लाइफ के लिए एक पूरी की पूरी सजेशन रहेगा, एडवाइस रहेगी, ठीक है, कि लिटरेचर में
ज्यादा हो जाए चलेगा, कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो अगर आपको ये बोलते हैं ना कि पोएम के अंदर रेन ने क्या आंसर किया था, तो पूरा लिख करके आ जाओ फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, कि उसने ये बोला कि हु एम आई एम दी पोएम ऑफ द अर्थ, है ना, आई राइज इम्पैल्पेबल, और उसके बाद आई डिसेंड, वहां से लेकर के कि पूरा कि मैं क्या हूं, कि आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, वहां से आई ब्यूटिफाई इट, सारा लिख करके आ जाओ। आपको समझ में तो आ ही गया है, आप पूरा का पूरा कंटेक्स्ट हमारी पोएम का सब कुछ लिख करके आ जाओ। बट कभी ये गलती मत करना कि छोटा लिख करके आ जाओ, नंबर वहां कट जाएंगे, लेकिन वहां नहीं कटेंगे जब आप ज्यादा एक्सप्लेन करके आते हो। नेवर, इट्स नेवर गोइंग टू हैपन, ठीक है। सो द रेन आंसर्स टू द पोएट्स question by telling him that it is the poem of the earth and is involved in a continuing process of going up and coming down। अब यहां देख रहे हो, ये इसके लिए है। अगर आप क्या कर देते हो, दिस इज फॉर योर, अगर शॉर्ट आंसर्स में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पूछते हैं तो इतना बता देना, नो वरीज, क्योंकि देखो हम उंगली तो उठा सकते हैं ना एटलीस्ट, कि तुमने तो बोला था शॉर्ट में, तो हमने शॉर्ट में बता दिया, लेकिन लॉन्ग में अगर बोले तो हमें फिर पूरा लिखना पड़ेगा। फाइन, सो आप लोग प्लीज इसका ना मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, टाइप तो कर ही सकते हो जल्दी जल्दी से, ठीक है। सो टाइप करके भी आप लोग मेरे साथ अपना क्वेश्चन का आंसर शेयर कर सकते हो, कि अगर यही क्वेश्चन आपको फॉर एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आ जाता है, 5 to 8 मार्क्स का आ जाता है, तो क्या करेंगे हम, कैसे लिखोगे तब उसका आंसर। तो पूरा दिल खोल के लिखने बैठ जाओ, समझा दिया है मैंने, लॉन्ग में पूरा प्रोसेस बताना, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 2 कूल है, ओके डन। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द रेन जस्टिफाई इट्स क्लेम आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। अब रेन सबसे पहली लाइन में बोल देती है कि तुम मेरे से पूछ रहे हो मैं कौन हूं, यू डोंट नो मी, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। इस बात को वो जस्टिफाई कैसे करती है, अब बोल तो दिया है, क्लेम तो कर दिया कि मैं कौन, मैं तो भाई अर्थ की पोएम, अब इस बात को जस्टिफाई कैसे करती है। सो यहाँ पे देखना बेटा कि वो इस बात को जस्टिफाई, द रेन कॉल्स इटसेल्फ द पोएम ऑफ द अर्थ, क्यों, बिकॉज द पोएम रेंडर्ड बाय द पोएट हैज द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग जॉय, हैप्पीनेस, लाइफ टू इट्स रीडर्स। वो बोल रहे कि पोएम जो कि रेंडर यानी कि किस दी जाती है, देना, रेंडर करना, देना, जो कि दी जाती है किसके थ्रू, पोएट के थ्रू, पोएट देते हैं ना पोएम, समझ रहे, मैंने भी बताया था ना लास्ट वाले पैराग्राफ में कि जो आर्ट है वो कहां से निकलती है, आर्टिस्ट के अंदर से, जो पोएम है वो कहां से आ रही है, पोएट से। तो वो कह रहे हैं कि जो पोएम पोएट से दी जाती है, पोएट के अंदर से निकलती है, उसका टास्क होता है कि वो खुशियां लाए, हैप्पीनेस लाए, किन की जिंदगियों में, रीडर्स की लाइफ में। सो वैसे ही वो बोल रहे हैं कि रेन क्या है, रेन भी जब अर्थ पे गिरती है तो वो भी तो अर्थ के लिए क्या करती है, खुशियां लेकर आती है, सब कुछ सुंदर हो जाता है। तो वो अपने आप को पोएम से कंपेयर कर रही है कि तुम जब क्या कर रहे हो, जब तुम अच्छे अच्छे गाने लिख रहे हो और वो गाना दुनिया में जा रहा है और वो दुनिया के लिए खुशी लेकर के आ रहा है, दुनिया उसको एंजॉय कर रही है ना, दुनिया उससे खुश हो रहे हैं, सो मैं भी तो वही काम कर रही हूँ, तो मैं भी पोएम हुई, सीधी सी बात है ना। सो उसका तो सीधा सा फंडा है कि जब तुम्हारे थ्रू लिखा हुआ कोई गाना अगर दुनिया के लिए वही काम कर रहा है, दुनिया को खुश कर रहा है, तो मैं भी तो जब आती हूं तो मैं भी तो खुश करती हूँ लोगों को, दुनिया को कितना सुंदर कर देती हूँ, तो मैं भी तो पोएम हूं। तो मैं किसकी पोएम हूं, मैं अर्थ की पोएम हूं, सिंपल। सो यहां पे इस तरीके से वो अपने आप को जस्टिफाई कर देती है, इजी, रीड कर लो, देखो, व्हेन द रेन फॉल्स डाउन ओवर अर्थ अ रिदम और म्यूजिक इज क्रिएटेड, दैट्स व्हाई द रेन कॉल्स इटसेल्फ द पोएम ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो यहां पर आप ये भी कह सकते हो कि एक रिदम क्रिएट होती है, एक म्यूजिक क्रिएट होता है, इसलिए भी वो बोलती हैं। और दूसरा यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि भाई देखो, जो तुम्हारी पोएम जो काम कर रही है वो काम मैं भी कर रही हूँ, सो आप मुझे भी पोएम कह सकते हो फिर इस मामले में, तो ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का जो रहेगा वो रहेगा डिस्क्राइब द नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ रेन। आप रेन का वो नेवर एंडिंग साइकिल को डिस्क्राइब करो। अब देखो, ये क्वेश्चन जहां तक चांसेस हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आएगा। दोबारा से मेरी सजेशन वही है कि दिल खोल के बैठ जाना, क्वेश्चन तो मैंने पूरा तुम्हें, पोएम जो है मैंने पूरी तुम्हें पढ़ा दी है ना। सो वहां पर जाकर के दिखाना कि हाँ हम पढ़ करके आए, हमने ध्यान दिया था क्लास में और हमें पूरा पता है, निकिता ने सब करवा दिया था हमको, है ना। सो यहाँ पर ऐसे तुम लोग इसका दिल खोल करके लंबा सा आंसर एक लिख करके आ सकते हो। देखो, वाटर राइजेस अनपरसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम लैंड, एंड क्या कर रखा है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पर रेन साइकिल को डिफाइन कर रखा है ना। एंड वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, इट गोज अप, टेक्स द फॉर्म ऑफ अ क्लाउड, चेंजेस इट्स शेप एंड फॉल्स डाउन ऑन अर्थ in the form of water drops to bathe the small dust particles, land and sea. The water returns through rivers to oceans and seas after it rains on earth. Simple. So यहाँ पे क्या किया गया है, बेसिकली यहाँ पर ये नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ रेन जो है, रेन साइकिल को डिफाइन कर दिया कि रेन साइकिल, और वो भी आपने अपने वर्ड्स में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे वर्ड्स यूज नहीं किए हैं जो हमारे पोएट साहब ने पोएम में किए थे, अपने खुद के वर्ड्स में रेन साइकिल को डिफाइन कर दीजिएगा, सिंपल, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फाइन,
आपकी सेल्फ स्टडीज के लिए। एंड आई होप कि सभी बच्चे जो हैं इस सेशन के बाद रिवीजन जरूर करेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। अगर लाइफ में रिवीजन नहीं करोगे ना, तो जो तुम लोग रोज आते हो ना कि मैम हम पढ़ते तो बहुत है ना, कि हम पढ़ते तो बहुत है लेकिन हम भूल जाते हैं, दिमाग में कुछ याद नहीं रहता हमको। ठीक है, हम लोग 4 दिन में भूल जाते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि हम रिवाइज नहीं करते हैं। सो अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करते हो तो आई होप कि आपको ये सारे वर्ड्स जो हैं वो हेल्प करेंगे, ताकि आप अपने आप से इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए खुद से अच्छे से समझ सको। सो ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, चलो। सो थैंक यू सो मच, यही था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेरी नर्वस। हमारी पहली क्लास है, आई होप आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, बट आगे भी क्लासेस आती रहेंगी। अब पोएम से शुरुआत करी है, ठीक है। आई वॉन्टेड इट कि आज की क्लास का मूड थोड़ा सा लाइट बना रहे, तो आगे भी बना रहेगा यार, ये मत सोचना, आगे भी बना रहेगा। अगले क्लास में एक कोई चैप्टर उठा करके लाते हैं, उस चैप्टर को पढ़ेंगे बढ़िया से, 1 शॉट में 1 वीडियो में पूरा उस चैप्टर का आगे से लेकर पीछे तक A to Z खत्म कर देंगे। ठीक है, सो आपकी तरफ से अगर कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में यू गाइज आर मोस्ट वेलकम। आ करके धूम मचा दो एकदम कि ऐसा था निकिता, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। और कोई सजेशन हो तो भाई भर भर के सजेशंस दो। कुछ अच्छा नहीं लगा है, क्रिटिसाइज करो यार, दोस्तों की बात बुरी नहीं लगती है, देखो नहीं लगनी चाहिए, है ना। तुम लोग तो अपने हो, और अब ये हमारी जर्नी चलने वाली है। और जैसे कि मैंने बोला कि वॉरियर्स हो यार तुम लोग, सारे के सारे तुम लोग जाने वाले हो, और तुम लोग वहां पर जाकर के असली जंग तो तुम्हें लड़नी है। सो जैसे चाहिए, जो चाहिए, आप सारे के सारे यू गाइस आर मोस्ट वेलकम। कमेंट सेक्शन में आओ, मुझे बता करके जाओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं तुमसे मिलूंगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।